जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके #जियो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक इस चैप्टर की जान है। जान कहने का मतलब क्या है मेरा, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं नीट में, जेईई मेंस में और सारे के सारे जो बोर्ड एग्जाम है, चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम है, चाहे सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड एग्जाम है, आईएससी बोर्ड एग्जाम है, जितने भी बोर्ड एग्जाम है ना, ओपन वाला जो भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। और एग्जामिनर की ये टॉपिक जो है ये एग्जामिनर का मन पसंदीदा टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक को हम बोलेंगे इस चैप्टर की जान, काफी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए बच्चों, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं नोट्स ऐसे कोटा जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। हमारे पास आज का लेक्चर हमारे पास बनने जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, है ना। तो हम टॉपिक डाल देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, काफी अच्छे से आप लोग सब जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। मान लीजिए कोई यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट है, यहां पर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। ये किसकी तरफ जा रहा है? प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट आर और प्रोडक्ट पी की तरफ ये जा रहा है। तो ध्यान से सुनना, है ना, ये चीज रिएक्टेंट हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट ए प्लस बी और इस तरह से क्या जा रहा है सी प्लस डी में। हमने पिछली बार भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का जिक्र करा था, पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र करा था, है ना। मान लीजिए इसकी स्टैचोमेट्री m1, इसकी स्टैचोमेट्री m2, ठीक। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में क्या लिख रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स विच इज यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन की पावर थी उनका सम करके हमारे पास क्या आता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आता है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से समझ लिया था। तो मान लीजिए हम लिख लेते हैं, मान लीजिए रेट इस रिएक्शंस की, रेट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, है ना, रेट लॉ लिखेंगे। अगर रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी रिएक्टेंट हमारे पास है उसका कंसंट्रेशंस की पावर, कंसंट्रेशंस की पावर m1, ए की कंसंट्रेशन है, ए कंसंट्रेशन है उसकी पावर m1 है, बी कंसंट्रेशन है उसकी पावर m2, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है बच्चों? हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है? सम ऑफ पावर m1 प्लस m2, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमने निकालना है, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़ना है कि क्या होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो मान लीजिए हम अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू या फिर रेट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? एक्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लीजिए क्या है? एक्स। और यही एक्स हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ये एक्स हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो आज जो हमने यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, इतनी तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था, आज हमने समझ लेना है कि हमारे पास कितनी टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। तो वो समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखो बच्चों, हमारे पास तो जो है केवल और केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर है, वरना सेकेंड ऑर्डर भी हो सकती है ना। इस तरह से और भी ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी हो सकती है, प्लस में जो है कुछ भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में जो है सबसे पहले डिस्कस करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस यही हमारी एनसीईआरटी में है, यही सिलेबस में है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। दूसरा हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, है ना। और तीसरा हमारे पास है कौन सा? सेकंड नहीं है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इन्हीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या ये चीजें होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम टॉपिक डाल रहे हैं बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या हो जाएगा? मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की अगर मैं बातें करूं बच्चा, ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? यानी कि एक्स जो होगा यहां पर क्या होगा? जीरो होने वाला है। एक्स यानी कि ये जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मान रहे हैं ये क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो जब
एक्स ही की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं रेट इज इक्वल टू यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनना, तो रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशंस की पावर x, और x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0, है ना। और अगर हम समझते हैं यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट k आता है, जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और r की पावर 0, यानी कंसेंट्रेशन की पावर 0। तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, यहां पर जो बना है हम बहुत अच्छे से समझते हैं, अगर कंसेंट्रेशन की पावर 0 या फिर जिस किसी की भी पावर 0 आएगी, मैथ्स कहती है कि जिस किसी की भी पावर 0 होगी उसका वैल्यू हमेशा 1 आने वाला है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो ध्यान से सुनना कि अगर इस कंसेंट्रेशन की जगह, ये कंसेंट्रेशन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0, यानी कि यहां पर रिएक्टेंट का ही कंसेंट्रेशन आता है, कंसेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास को हम कंसेंट्रेशन मानते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। तो कंसेंट्रेशन की पावर 0, तो कहने का मतलब है जिस किसी की पावर भी 0 होगी, मैथ्स कहती है, ध्यान सुनना, यहां पर मैथ्स कहती है कि किसी की पावर भी 0, मान लीजिए 5 की पावर 0 तो आंसर 1, 10 की पावर 0 तो आंसर 1, कितनी की पावर, यानी 100 की पावर 0 भी करें, 100 की पावर 0 भी करे तब भी आंसर 1, या फिर 25 की पावर 0 करे, यानी कि कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो कहने का मतलब है अगर कंसेंट्रेशन की जगह पे मैं दुगना कर दूं, 3 गुना कर दूं, 4 गुना कर दूं, या फिर दुगना जो है या फिर 10 टाइम्स कर दूं, है ना, 5 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स कर दो, कितना भी टाइम्स कर दो यार, उसकी पावर क्या है, 0 है। तो जिसकी पावर 0 होगी उसका वैल्यू हमेशा, उसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है, यानी कि वो जो है कंसेंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शंस पे। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर कंसेंट्रेशन की जगह पे मैं अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं या फिर 3 टाइम्स डिक्रीज कर दूं, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दूं या फिर 10 टाइम डिक्रीज कर दूं, तो उसका आंसर 1 ही आने वाला है। तो अगर 1 आने वाला यानी कि अगर आंसर 1 आने वाला है तो मैं क्या कह सकता हूं, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, रेट इज इक्वल टू के, और इस कंसेंट्रेशन की जगह पे हमेशा, यानी कि कंसेंट्रेशन को कितना बढ़ाओ घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला रेट पे, रेट हमेशा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आनी है, तो रेट हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है, रेट हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे रिएक्शंस जहां पर रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू बिकम्स रेट कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है यहां पर सेकंड स्टार हम लगा सकते हैं, सेकंड स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसकी रेट जो है हमेशा कांस्टेंट होती है, रेट बिकम्स इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट always becomes is equal to, या rate always is equal to raise always constant, raise always rate of reactions, या फिर rate always constant, या फिर हम क्या कह सकते हैं, और दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं rate of reactions क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि ROR becomes rate constant, becomes rate कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, के से, यानी कि जिस रिएक्शंस की रेट हमेशा कांस्टेंट हो, और रेट हमेशा कांस्टेंट कब होगी, जब वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। रेट कब कांस्टेंट होगी, कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, पर उस रिएक्शंस की रेट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है क्योंकि उसकी ऑर्डर 0 है, तो उसी को हम कहेंगे रेट, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो इसकी एक और डेफिनेशंस आगे, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ गई है। तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इसका, ये तीनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि हम बोल रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होगी जिसका रेट जो है उसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे कंसेंट्रेशन को बढ़ाओ चाहे घटाओ, कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ यार, तुम 100 गुना 1000 गुना कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। 100 टाइम्स डिक्रीज कर दो, 10 टाइम्स डिक्रीज कर दो, कितना टाइम्स भी करो यार, मर्जी है तुम्हारी, है ना। कंसेंट्रेशन पे कितना टाइम डिक्रीज कितना टाइम इंक्रीज कर दो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, तो रेट उस पर डिपेंड ही नहीं करती है,
ठीक, क्योंकि जीरो है, कंसंट्रेशन की पावर जीरो है, मैथ्स कहती है कंसंट्रेशन की पावर जीरो, तो आंसर कांस्टेंट आएगा, यानी कि 1 आएगा, इस तरह से, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे रिएक्शंस जिसका रेट उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन concentrations of reactant molecules. Got it? सारा बच्चों को समझ में आया? तो कहने का मतलब है 3 चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होगा जिसका ऑर्डर जीरो हो, सिंपल सी चीज है। तो ऑर्डर जीरो है तो रख दिया भाई ऑर्डर जीरो रख दिया, तो कंसंट्रेशन को कितना बढ़ा रहे कितना घटा रहे, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसका ग्राफ समझ लेते हैं बच्चों, इसका ग्राफ समझ लेते हैं कि अगर मैं ग्राफ देखूं, ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफ किसके बिटवीन, किसके बीच का, रेट ऑफ रिएक्शंस एंड टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस एंड टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं। ध्यान सुनना, रेट ऑफ रिएक्शंस और टाइम के बीच का ग्राफ देख रहे हैं, तो यहां पर ध्यान से सुनना, है ना। ये इस कोऑर्डिनेट में मान लीजिए रेट ले लिया रिएक्शंस की, और इस कोऑर्डिनेट में मान लीजिए टाइम ले लिया। ध्यान सुनना बच्चों, तो क्या टाइम के अकॉर्डिंग रेट पे कोई फर्क पड़ रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग रेट पे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेट बिकम्स कांस्टेंट, रेट कभी चेंज नहीं हो रही है। तो कांस्टेंट है तो फिर इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा, है ना, ये इस तरह से सीधा ग्राफ चले जाएगा बेटा। आई बात समझ में? तो बहुत इजी है यार, काफी इजी है ना। तो रेट बिकम्स कांस्टेंट, इस तरह से यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखना है और इस ग्राफ को काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अभी इसका फुल एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए जो है रेट कांस्टेंट क्या होता है। पहले इतना छाप लीजिए, फिर आगे हम करते हैं, ठीक है, छापो। नेक्स्ट अभी हमने उसी के आगे जो टॉपिक करना है बच्चों, एक्सप्रेशंस ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो उसको समझ लेते हैं, उसका एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, उसका पूरा डेरिवेशन समझ लेते हैं ना, किस तरह से डिराइव करते हैं, उसको ध्यान से सुनना। अभी मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, क्या है, कोई रिएक्टेंट है बच्चों, और रिएक्टेंट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा भाई, प्रोडक्ट में जाएगा रिएक्टेंट, है ना। तो मान लीजिए रिएक्टेंट R और प्रोडक्ट इस तरह से P, ठीक है। अब हम मान रहे हैं कि मान लीजिए रिएक्टेंट एट टाइम 0 सेकेंड, अगर 0 सेकेंड में रिएक्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, पूरी की पूरी होगी, यानी कि ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ऐसा समय जहां पर रिएक्शंस का भी हुआ ही नहीं है, जीरो टाइम है, 0 सेकेंड है, यानी कि 0 सेकेंड मतलब अभी रिएक्शंस 1 सेकेंड भी प्रोसीड नहीं हुई, रिएक्शंस अभी हुई ही नहीं है यार। टाइम जब जीरो है, टाइम जब रिएक्शंस को हुआ ही नहीं है, तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ही रहेगा, और प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट अपने पास जीरो रहेगा, प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शंस को समय ही नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट कहां से होगा, है ना। तो कहने का मतलब है अभी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं। जैसे जैसे रिएक्शंस को समय होगा, मान लीजिए एट टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड, मान लीजिए टाइम क्या है, कुछ समय बीत गया है रिएक्शंस को, तो यहां से कुछ मात्रा कम होगी, यहां से कुछ अमाउंट कम होगी, तो यहां से अमाउंट जो कम हुई है बच्चों, तो ध्यान सुनना, मान लीजिए ए नॉट थी हमारे पास, यहां से अमाउंट एक्स अमाउंट कम हो गई, तो यहां प्रोडक्ट की तरफ एक्स बन गई। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। और ये जो अमाउंट है, यहां पर जो ये अमाउंट है पूरी की पूरी, ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई, ये क्या आ गई, उस टाइम टी सेकेंड पे रिएक्टेंट की बची हुई अमाउंट आ जाएगी, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। और इस रिमेनिंग कंसंट्रेशन को मान लीजिए ए नॉट माइनस एटी को हम, ए नॉट माइनस एक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए एटी से। तो ध्यान सुनना, हमारे पास ये चीज जो है ए नॉट, ये ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये एटी क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं कि ए नॉट हमने क्या माना है यहां पर, इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट का शुरू का कंसंट्रेशन, जो कि पूरा अपने आप में पूरी की पूरी अमाउंट होगी, यानी कि 100% होगा, है ना। अभी तक कुछ भी नहीं प्रोडक्ट बना, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा परसेंटेज कम होने लग गया, यानी कि थोड़ा जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ चलने लग गया, तो अब टी सेकंड में, यानी कि कुछ समय में रिएक्टेंट हमारे पास ये बच गया, यानी कि 80 बच गया। तो 80 हमारे पास हम क्या मान रहे हैं, 80 हमारे पास क्या हो गया, 80 हमारे पास हो गया कंसंट्रेशंस एट टाइम टी, या फिर रिमेनिंग कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं इसको, रिमेनिंग
कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, या फिर सिंपल लिख दो यार बचा हुआ कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन, किसी रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन, क्योंकि कुछ तो प्रोडक्ट की तरफ चले गया। अब ये चीज, ये दोनों बातें याद में रखते हुए, ये क्या है, ये बचा हुआ कंसंट्रेशन एट टाइम टी, यानी कि हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी, हम इस सिंपल ये भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी सेकेंड, जहां पर टाइम जो है टी सेकेंड यानी कुछ टाइम हो चुका है, वहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये। तो इस कंसंट्रेशन पे अगर मैं रेट लिखना चाहूं रिएक्शंस की, इस कंसंट्रेशन यानी कि एट टाइम टी सेकेंड, एट टाइम टी सेकेंड, इस टी सेकेंड पे, इस एट टाइम टी सेकेंड पे अगर मैं यहां पर रेट लिखना चाहूं, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यानी कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या हो जाएगा बच्चों, रेट अभी हम जानते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा एटी एट टाइम टी, यहां पर कंसंट्रेशन क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या है एटी, और यहां पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का एटी की पावर 0, ये हो जाएगा। ठीक, और अगर हम समझ रहे हैं, अभी हम समझे हैं कि एटी की पावर 0 का मतलब है रेट बिकम्स रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये भाई कंसंट्रेशन तो 1 हो गया पूरा का पूरा, तो इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 माना, ठीक, ये रेट लॉ से हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो दूसरा भी हम तो रेट निकाल सकते हैं ना रिएक्शंस का, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से, क्योंकि जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशंस, चाहे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा हो, चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा हो टाइम के अनुसार, है ना। तो उसको देख लेते हैं टाइम के अनुसार, हमारे पास टी सेकंड है, तो टाइम के अनुसार जो है, यानी कि दूसरा हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, यानी कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम रेट क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है एटी, एटी बचा हुआ है, ये एटी बचा हुआ है ना, यही चीज जिसको ए नॉट माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटी को, है ना। तो कहने का मतलब है ये बचा हुआ है, तो ये रिएक्टेंट हमारे पास, और हम किस तरह से लिखते हैं माइनस डेल एटी चेंज इन कंसंट्रेशंस अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी, ये चीज। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस आ गया, यानी कि दूसरी इक्वेशंस मान लें। अगर दोनों इक्वेशंस को मैं साथ लिखूं, दोनों एक जीरो ऑर्डर के लिए है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं साथ लिखूं तो मैं क्या लिख लूंगा, यहां पर रेट के बराबर है, तो k इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा माइनस डेल ए टी अपॉन डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बहुत ईजी है। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस के टी को इधर लेके जा सकता हूं, यानी कि माइनस डेल्टा ए टी इज इक्वल टू के डेल टी। ठीक, इस माइनस के साइन को उधर लेके चलते हैं, डेल ए टी इज इक्वल टू माइनस उधर चले गए माइनस के डेल टी, इस तरह से दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूं, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देता हूं। ठीक है, यानी कि 0 टू एट टाइम टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 टू एट टाइम टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या निकल आएगा इंटीग्रेट करके ए टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। ये अपने पास इक्वेशंस आ गए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ गए हैं। ये सी जो आया है ये इंटीग्रल कांस्टेंट आया है। क्या है बच्चों, ये इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को भी हम अभी रिमूव करेंगे यहां से, इस कांस्टेंट को भी अभी रिमूव करेंगे। अब कांस्टेंट कहां पर रिमूव होगा, तो इसको इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। अगर हम देख रहे हैं ये तो एट टाइम टी पर था, ये तो एट टाइम टी पर है। मान लीजिए इफ टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, अगर टाइम 0 सेकेंड था, ध्यान सुनो, अगर टाइम 0 सेकेंड था, अगर टाइम 0 सेकेंड था, अगर टाइम 0 सेकेंड था तो टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अच्छा ए टी कितना हो जाएगा, यानी कि जो ए टी यानी कि ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू जो थी वो किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट के बराबर, यानी कि ए टी किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है, तो रख दीजिए इस इक्वेशंस में, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशंस में रख दीजिए। इस इक्वेशंस में रखा, ए टी की जगह पे क्या रख दोगे, ए नॉट रख दोगे, इज इक्वल टू माइनस के, और टी की जगह पे क्या रख दोगे, टी की जगह पे रख दोगे 0 प्लस सी। तो ये पूरी की पूरी 0 हो गई, यानी कि ए नॉट बिकम्स सी। ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन इंटीग्रल कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है
रेट कांस्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन इंटीग्रल कांस्टेंट के बराबर हो गया, तो क्या मैं इस इंटीग्रल कांस्टेंट को रिमूव कर सकता हूं ए नॉट से? अगर इसको रिमूव कर सकते हैं ए नॉट से तो देखना बच्चों इक्वेशंस हमारे पास क्या बन गई, ये इक्वेशंस क्या बन गई, ध्यान सुनना इस पे, ये क्या बन गई, ध्यान सुनना क्या बन गई है, AT इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक, और C की जगह पे क्या रख रहे हैं, ए नॉट, तो ये रख दिया प्लस ए नॉट, ठीक। ध्यान सुनना ये चीज, इस पे हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है, ग्राफ आता है इस पे। ग्राफ क्या आता है कि ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशंस के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ। यहां जो है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन क्या है, AT है इस कोऑर्डिनेट में, टाइम इधर रख रहे हैं टी सेकेंड, ठीक है, ये चीज यानी कि टाइम इधर टी सेकेंड ऐसा रख दिया हमने, ये टाइम, ठीक है। तो ग्राफ क्या जाएगा, ये AT तो इधर आ गया, ठीक है, T इधर आ गया, ये माइनस के का जो ग्राफ है बच्चों, इस तरह से यहां पर इस तरह से आ जाएगा, नीचे को इस तरह से चल जाएगा, और ये जो ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यानी कि इस के का, और जो यहां पर बचा जो इंटीग्रल कांस्टेंट था ये C, ठीक है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट था, ये ए नॉट के बराबर, और ये आ जाएगा पूरा इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी 0 से लेकर इधर तक जो इनिशियल कंसंट्रेशन था ये आ जाएगा, ये ए नॉट आ जाएगा। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0 ऑर्डर का एट टाइम टी पर कंसंट्रेशंस का ग्राफ, कंसंट्रेशंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, यानी कि ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, AT एंड टाइम टी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, डायरेक्ट पेपर में आता है कि बताइए ये किसका ग्राफ है। आई बात समझ में? अब इस इक्वेशन को ध्यान सुनना, क्या मैं यहां से इस माइनस के टी को इधर ला दूं तो ये प्लस के टी में हो जाएगा, इसको उधर लेके चल जाऊं माइनस में, ए नॉट माइनस AT हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत इसी, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं रेट कांस्टेंट निकालना चाहूं, के निकालना चाहूं, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी नीचे चल जाएगा, यानी कि ए नॉट माइनस AT डिवाइडेड बाय टी। तो ये आ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट आ गया है हमारे पास, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी पे आते हैं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? तो हमने सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, इतना एक्सप्रेशंस पूरा नहीं आता है, ये तो मैंने बताया, ये डेरिवेशंस मैंने बताया, लेकिन तुम्हें सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, ये ग्राफ याद रखना है। अरे एक जो है जीरो ऑर्डर का, जो मैंने अभी पहले इसके पहले ग्राफ करवाया वो वाला, ये वाला, और ये याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे इसकी हाफ लाइफ, वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें, पहले इसको छाप लीजिए। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हाफ लाइफ को जो है टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ इस तरह से बच्चों, ये हाफ लाइफ होता है। तो हाफ लाइफ होता क्या है, हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शंस को वो टाइम पीरियड होता है जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, है ना, यानी कि जो बची हुई कंसंट्रेशंस है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस के हाफ हो जाए, यानी कि हम क्या बोलेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शंस in which remaining concentrations becomes half of remaining concentrations is equal to half of initial concentration, ठीक है। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट समझना, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने बताया इनिशियल कंसंट्रेशन को बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। अब बोल क्या रहा है, अब यहां पर जो बोल रहा है
यहां पर बोल रहा है कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस के हाफ हो जाए, यानी कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशंस है हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशंस, तो उसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, बच्चों हाफ लाइफ कहते हैं। किसी भी रिएक्शंस की, चाहे जीरो है चाहे फर्स्ट है, आगे हम फर्स्ट भी पढ़ेंगे लेकिन यहां पर जीरो पढ़ रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ हो जाएगा या फिर हाफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ बोलो चाहे हाफ टाइम पीरियड बोलो, तो क्या हो जाएगा, जहां पर बचा हुआ कंसंट्रेशन इनिशियल के हाफ हो जाए तो उसी को बोलेंगे हम हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो रख देते हैं, हमारे पास k की वैल्यू क्या थी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास अभी हमने समझा है a नॉट माइनस AT डिवाइडेड बाय k, इस तरह से k, ये सॉरी t, इस तरह से t, ये रेट कांस्टेंट है। अगर मैं टाइम इज इक्वल टू इफ टाइम इज इक्वल टू t हाफ, अगर टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, t हाफ हो जाएगा। अगर टाइम, ये टाइम जो है t हाफ हो गया, ठीक, तो जो AT है देन AT बिकम्स A नॉट बाय 2 हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से सुनना, अभी इसको रख रहे हैं यहां पर, तो रख दिया इस t को, अगर मैं यहां पर बोलूं t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A नॉट माइनस AT डिवाइडेड बाय k, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर t जो है हमने इसके अकॉर्डिंग रखा कि टाइम जो है t हाफ है, तो t की जगह पे क्या रख देंगे, t हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट, तो ए नॉट ही है बच्चों, माइनस AT की जगह पे क्या रख दिया, ए नॉट बाय 2 रख दिया, AT की जगह पे माइनस ए नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय k। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू, एक है ए नॉट, एक है और ये ए नॉट आधा, ए नॉट 1 वैल्यू और ये आधी वैल्यू, 1 में से आधा गया तो क्या बच गया, आधा बच गया, यानी कि ए नॉट बाय 2 बच गया अपॉन k, तो क्या हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार कर देते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से एक बात गौर कर रहे हैं, कि जो t हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के, वो a नॉट के डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन a नॉट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास क्या हो गया, t हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हम इसके बीच का ग्राफ भी बना सकते हैं, बच्चों, बिटवीन t हाफ एंड कंसंट्रेशन यानी ए नॉट। तो ग्राफ किस तरह से बन जाएगा, सिंपल सा ग्राफ है, ध्यान सुनना, इस तरह से सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। यहां पर मान लीजिए कंसंट्रेशन ए नॉट और ये टी हाफ हमने ग्राफ मान लिया इधर इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। अब ग्राफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये सीधा ग्राफ चल जाता है इसका, बिल्कुल इस तरह से सीधा ग्राफ चले जाएगा, है ना, यानी कि जैसे जैसे हम इनिशियल कंसंट्रेशंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है। तो इनिशियल कंसंट्रेशंस जो है हाफ लाइफ के डायरेक्टली डिपेंड्स है यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में। तो अब सबसे ज्यादा हमें इसकी समझ में जो आएंगी बातें वो तब आएंगी जब हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, हमने अभी पढ़ा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती है जिसके ऑर्डर उसकी कंसंट्रेशंस पर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जिसकी रेट वही जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें रेट उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यानी कि एग्जांपल अगर मैं पढ़ूं, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि हम बोल रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू के के बराबर है, यानी कि कंसंट्रेशन जो भी कंसंट्रेशन होगी इसकी पावर जीरो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है सारी की सारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोल लो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस बोल दो, फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस जैसा हमारे पास होता ही है बच्चों। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस O2 इस तरह से, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। यहां पर बैलेंस करेंगे 6 और इस तरह से 6O2, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो है, यहां पर क्या होगा, ये रिएक्शंस तब होगी जब हम यहां पर क्या डालेंगे, सनलाइट, HNO, सनलाइट, यानी कि HNO को हम सनलाइट भी बोलते हैं बच्चों, सनलाइट डालेंगे। क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस बिना सनलाइट की होगी, क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस बिना सनलाइट, यहां पर क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल। क्या
क्या अगर मैं CO2 भर भर के दे दूं, H2O भर भर के दे दूं, तो लाइट ना दूं, तो क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होगी? नहीं होगी। यानी कि अगर इनिशियल रिएक्टेंट हम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब तक उसको लाइट नहीं मिलेगी तब तक पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तब तक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। क्या प्लांट रात के समय फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लाइट नहीं मिल रही है। और रात के समय चाहे CO2 कितना भी दे दो, H2O कितना भी दे दो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन जो है इस रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये रिएक्शंस का जो रेट है वो रेट इस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड किस पे कर रही है? इस सनलाइट पे डिपेंड कर रही है, लाइट पे डिपेंड कर रही है। लाइट रिएक्शन सही है, ये तब तक नहीं होगी जब तक लाइट नहीं मिली। तो अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस CO2 की मात्रा कितनी भी बढ़ा दूं, H2O की मात्रा कितनी भी बढ़ा दूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट बनेगा? क्या ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने लाइट नहीं दी है भाई, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है ना। तो ये रिएक्शंस किस पे डिपेंड कर रही हैं? लाइट पे डिपेंड कर रही हैं। फोटो का मतलब लाइट, ऐसे रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड करें, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये अपने पास क्या हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे निर्भर कर ही नहीं रही है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। आई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल हम समझते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशंस ऑफ गैस, कंपोजिशंस ऑफ गैस ऑन मेटालिक सरफेस, या फिर मेटालिक सरफेस, मेटल सरफेस भी करते हैं, मेटालिक सरफेस, है ना। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास अमोनिया गैस है, NH3 अमोनिया गैस है बच्चों। ये डिकम्पोज हो रही है, ये जो है डिकम्पोज हो रही है, इस तरह से डिकम्पोज हो रही है किसमें? N2 और H2 में। इस तरह से इसको बैलेंस कर देंगे 3H2 इस तरह से, है ना। तो यानी कि अगर हम यहां पर मेटल नहीं डालेंगे, यानी कि मोलिब्डेनम नहीं डालेंगे या फिर कुछ प्लेटिनम वगैरह नहीं डालेंगे, ये क्या है? ये सरफेस प्रोवाइड करवाएंगे इसको। ये क्या प्रोवाइड करवाएंगे? ये सरफेस प्रोवाइड कराएंगे रिएक्शंस को। यानी कि मान सकते हैं हम कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है ना। जो सरफेस प्रोवाइड कराता है वो कैटलिस्ट होता है, हम अच्छे से समझते हैं। तो यानी कि जब तक ये कैटलिस्ट इस रिएक्शंस को नहीं मिलेगा, जब तक ये कैटलिस्ट इसको नहीं मिलेगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा। चाहे इसकी मात्रा कितनी भी दे दो, चाहे NH3 की मात्रा कुछ भी दे दो, मैं यहां पर कैटलिस्ट रख ही नहीं रहा मैं यहां पर कैटलिस्ट। यानी कि डिकम्पोजिशंस को हम यहां पर दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन, कैटालिटिक रिएक्शंस। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, यानी कि वो तब तक नहीं होगी जब तक कैटलिस्ट नहीं मिला। चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो, चाहे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा दो, घटा दो, कुछ भी है, उस पर निर्भर नहीं कर रही है, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रही है, वो सरफेस पे डिपेंड कर रही है। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा कैटलिस्ट का या फिर मेटालिक की सरफेस का, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट को बनाएगा। यानी कि वो इसकी मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा। भाई NH3 हमारे पास कितना ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना ज्यादा सरफेस कैटलिस्ट का होगा उसी रिएक्शंस को उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाएगा, यानी उतनी ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है ना। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब है ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये किस पे डिपेंड करे? कैटलिस्ट पे। ऐसे सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी ऐसी होती है बच्चों। तीसरा जो है एंजाइमेटिक रिएक्शंस, जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मान लीजिए एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमारे पास क्या है? मान लीजिए सुक्रोज है हमारे पास। सुक्रोज क्या का फॉर्मूला C12H22O11, ये सुक्रोज है, केन सुगर। अगर मैंने यहां पर एंजाइम नहीं डाला, सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज एंजाइम भी बोलते हैं बच्चों इसको, इन्वर्टेज, सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज, है ना। जब सुक्रेज एंजाइम डालूंगा तब ये जो है टूटेगा किसमें? C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज का भी फ्रक्टोज का भी, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? सुक्रोज है, और ये क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, इसमें कीटोन होता है फ्रक्टोज में और इसमें एल्डिहाइड होता है, वो हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है सिंपल सी, हमारी बॉडी में अगर सुक्रोज है तो जब तक उसको सुक्रेज एंजाइम नहीं मिला तब तक वो इस तरह से टूटेगा नहीं, इस तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। प्रोटीन है, पेप्टाइडेज या फिर पेप्टाइडेज एंजाइम नहीं मिला तो प्रोटीन टूटेगा नहीं अमीनो एसिड में। तो कहने का मतलब है कि वो रिएक्शंस जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, किसी और पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी भाई। तो जैसे यहां पर एंजाइम पे डिपेंड कर रही है, यहां पर कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रही है, यहां पर लाइट पे डिपेंड कर रही है ना, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। बोला तुम कितना भी बढ़ा दो यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
रेट बोलती है तुम कितना भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कितना भी अपना कंसंट्रेशन घटा दो, हम किसके बराबर रहेंगे, हम तो रेट कांस्टेंट के बराबर रहने वाले हैं। तुम बढ़ाओ या घटाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है इन फैक्टर से जो हमें बदल रहे हैं। यानी कि लाइट से फर्क पड़ रहा है, ये कैटलिस्ट से फर्क पड़ रहा है, ये सरफेस से फर्क पड़ रहा है, या इस तरह से एंजाइम से फर्क पड़ रहा है। जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस है पूरी बॉडी में, लिविंग बॉडी में जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी यहां पर आ जाएगी। प्रोटीन को तोड़ने वाली रिएक्शंस, या सुक्रोज को तोड़ने वाली रिएक्शंस, ग्लूकोज को तोड़ने वाली रिएक्शंस, मिल्क को तोड़ने वाली रिएक्शंस, यानी कि मिल्क से कर्ड बनाने वाली जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस है यार लिविंग बॉडी में, वो सारी की सारी इसका एग्जांपल है। आई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, पहले इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अभी जीरो ऑर्डर हमने पढ़ी, जीरो ऑर्डर हमने क्या बोला था कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, जिसकी ऑर्डर जीरो हो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या हो जाएगी कि भाई जिसकी ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर यहां सबसे पहला पॉइंट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। जिसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगा, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 होगा उसी को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो कहने का मतलब है अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं रेट, इसके लिए रेट लिख रहे हैं, तो रेट इज इक्वल टू के, और अपने पास रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर 1। ठीक, तो हमारे पास ये रेट आ गया, यानी कि रेट क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन की पावर 1। मतलब अगर हम क्या बोले, अगर हम बोले यहां पर कंसंट्रेशंस को अगर मैं दुगना कर दूं तो रेट भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर 1 है। जबकि जीरो ऑर्डर में हमने अभी पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर में जबकि हमारे पास क्या था, जीरो ऑर्डर में हमारे पास क्या था, यहां पर जीरो ऑर्डर में क्या था बच्चों, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन की पावर 0, ये था। तो जिसकी पावर 0 वो तो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन बिकम्स 1, तो रेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जा रहा था, कांस्टेंट। और यहां पर हमने अभी ग्राफ भी पढ़ा था कि रेट इक्वल टू कांस्टेंट, और ग्राफ भी हमने अभी पढ़ा कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ। यहां हम रेट की बात कर रहे हैं और इस कोऑर्डिनेट में हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, इसका कांस्टेंट ग्राफ जाता है, इसका कांस्टेंट ग्राफ जाता है, मतलब कहने का मतलब इसकी रेट जो है इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। कंसंट्रेशंस यानी कि रेट बिकम्स कांस्टेंट, रेट बढ़ घट नहीं रही है, ये कांस्टेंट है बिल्कुल। ये ग्राफ हमने अभी भी पढ़ा था। ठीक, तो अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, जिसका ऑर्डर 1 होता है। ऐसे रिएक्शंस को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की पावर 1। अब कंसंट्रेशन को मैं अगर 2 टाइम्स कर दूं, तो 2 टाइम्स कर दूं तो रेट भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि इस कांस्टेंट को अगर मैं यहां से हटाऊं तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दूंगा ये। तो कहने का मतलब अगर कंसंट्रेशन को मैं दुगना करूं तो रेट भी दुगनी हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर 10 गुना करो कंसंट्रेशन तो रेट भी 10 गुना हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसे रिएक्शन जिसकी रेट जो है कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड्स करती है, उसी को कहते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, है ना। तो हम बात करेंगे यानी कि ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शंस इन विच रेट is directly depends on concentrations of रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी डबल हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस 3 गुना कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यानी कि डायरेक्टली डिपेंड्स कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो है कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट पे ये जो है डायरेक्टली डिपेंड्स कर रहा है, यहां से हमें समझ में आ गया। ठीक, और अगर इसका रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ देखें, ये तो हमारे पास किसका था बच्चों, ये तो हमारे पास जो है किसका ग्राफ है, ये तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। ये हमने अभी पढ़ा था जीरो ऑर्डर का, जिसका ऑर्डर क्या होता है 0, ये तो उसका ग्राफ है। लेकिन अगर इसका ग्राफ देखें, ग्राफ यहां पर देखो, ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन और रेट के बीच में, रेट एंड कंसंट्रेशन। ठीक, तो अभी ध्यान से सुनना, रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ, यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर हमारे पास इस कोऑर्डिनेट में रेट है, इस कोऑर्डिनेट में रेट हो गया, और इस कोऑर्डिनेट में क्या हो गया अपने पास, कंसंट्रेशन। ठीक, तो अब क्या हमारे पास रेट जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पे। तो डायरेक्टली का जब भी ग्राफ होता है बेटा, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है, ये बिल्कुल सीधा ग्राफ जाता है डायरेक्टली का, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। जबकि यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस था तो जीरो ऑर्डर का कांस्टेंट ग्राफ गया।
ये क्या था हमारे पास, ये डायरेक्ट लिख दिया कि भाई कि जिस तरह से हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उस तरह से रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। तो ये इसका जो है रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ गया। अब हम इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन समझते हैं। एक्सप्रेशन समझे तो इसका एक्सप्रेशन ध्यान से सुनना, इसका एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम निकालते हैं। रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशंस ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम जो है रेट कांस्टेंट का यानी कि एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो अभी देखना, अब एक्सप्रेशन निकालने के लिए थोड़ा हम समझते हैं, यहां पर ध्यान सुनना कि मान लीजिए रिएक्टेंट हमारे पास R है, रिएक्टेंट R हमारे पास ये प्रोडक्ट में जा रहा है P में, इस तरह से ध्यान सुनना, रिएक्टेंट R प्रोडक्ट में जा रहा है P में। तो अगर मैं टाइम इज इक्वल टू, अगर टाइम इज इक्वल टू मैं 0 सेकंड देता हूं, एट टाइम 0 सेकंड पर, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी, इनिशियल क्वांटिटी पूरा A नॉट होगा अपने पास, जैसे हमने जीरो ऑर्डर का भी करा था। प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, जीरो प्रोडक्ट, है ना। ऐसे ही एट t इज इक्वल टू t सेकंड, कुछ समय हो गया रिएक्शंस को, तो अब यहां पर जो है बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या हो गया, AT, और यहां पर कुछ अमाउंट बन गई x, जो हमने भी जीरो ऑर्डर में भी करा था। तो ये बची हुई अमाउंट है एट टाइम t पे, और ये क्या है, इनिशियल अमाउंट, ठीक है ना। इनिशियल अमाउंट अगर परसेंटेज में होगा तो 100% हो जाएगा, है ना। और बची हुई अमाउंट मतलब जितना भी परसेंट अगर कम हो गया, डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया, उतना यहाँ पर 80 यानी कि बच गया। अब बच गया, जितना खत्म हो गया तो उसके बाद जो बच गया, मान लीजिए 70% डिकम्पोज हो गया, तो इसमें यहाँ पर कितना बच गया, 80 की जगह पर 30%, या फिर 30% डिकम्पोज हो गया तो 70%, या फिर 80% डिकम्पोज हो गया तो 20% यहाँ पर बच गया, और इनिशियल 100% रहेगा इस तरह से अपने पास। तो ध्यान से सुनना, तो इसके अकॉर्डिंग एट टाइम टी पर अगर मैं लिखना चाहूँ, ध्यान सुनना, एट टाइम टी सेकेंड, इस टी टाइम पे जो है हमें जो है दो इक्वेशंस लिखने, एक तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस लिखनी है और दूसरी लिखनी है रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यानी एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की 80, तो हमारे पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग होगा रेट इज इक्वल टू के, और यहां पर 80 की पावर 1, ये हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशंस बन गई। सेकंड इक्वेशंस हमारे पास आता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, या हम समझते हैं चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो कहने का मतलब है कंसंट्रेशंस की जो चेंज होती है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की चेंज या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की चेंज समय के अनुसार, वही चीज है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस हमारे पास, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस में क्या आ जाएगा बच्चों, इस तरह से हमारे पास रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा AT अपॉन डेल्टा T, ये चीज आ जाएगा, यानी माइनस डेल्टा AT अपॉन डेल्टा T। तो ये हमारे पास इसके लिए जो है सेकंड इक्वेशंस आ गई, ये चीज। दोनों इक्वेशंस में रेट अगर हम रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर के AT की पावर 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा AT अपॉन डेल्टा T, यह आ गया, है ना, यह अपने पास आ गया। अब अगर मैं इसको, यानी कि इसको अगर ऐसे इधर लिखूं, इसको इधर लिखूं, यानी कि यहां पर ये कर सकते हैं कि इस माइनस को इधर ले चले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल AT अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, इस माइनस को इधर ले चले, माइनस के और AT की पावर 1, ये हो गया। अब दोनों को ही क्या कर दो, अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दिया, पूरे के पूरे दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाता है, यहां पर आता है बच्चों ln AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C, ये यहां पर अपने पास एक्सप्रेशंस निकल के आता है, ये अपने पास एक्सप्रेशंस निकल के आता है, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। और इस पे भी अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ध्यान सुनना, यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ, इस पे ग्राफ आता है, तो ग्राफ क्या होता है, कंसंट्रेशंस यानी कि ln AT पे अब, और यहां टाइम का, टाइम यानी कि T सेकेंड, इस कोऑर्डिनेट में। तो क्या होगा, यहां पर माइनस के है तो माइनस के इस तरह से चले जाएगा, ये माइनस का मतलब है यहां पे इस तरह से रिडक्शन ग्राफ जा रहा है, नीचे को माइनस का मतलब है, ये के क्या है, के है स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप क्या है, ग्राफ का के आ जाएगा, ठीक। अब ये C जो है इसको रिप्लेस करना है किससे,
अभी देखना इसको रिप्लेस करते हैं किससे, ये हमने माइनस के से ये लिख दिया, t हमारे पास जो है इधर आ गया, ln at इधर आ गया। अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम किसको, ध्यान से सुनना, इससे रिप्लेस कर रहे हैं हम किससे, मान लीजिए ये तो हमारे पास इक्वेशंस आई एट टाइम t, अगर मैं मान रहा हूं इफ टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जो हमने जीरो उसमें भी माना था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 0 सेकेंड, तो अगर टाइम अगर 0 सेकेंड ले रहा हूं, तो अगर टाइम 0 सेकेंड ले रहा हूं तो at की जगह पे क्या लिख दूंगा, a0 लिख दूंगा, देन at बिकम्स a0 हो जाएगा। अगर at बिकम्स a0 हो जाएगा तो इस इक्वेशंस की जगह पे क्या है, यानी कि at बिकम्स a0 हो जाएगा, तो इक्वेशन की जगह पे इसको रखेंगे at की जगह पे, है ना, यानी ln at की जगह पे क्या रख देंगे, a0 रख देंगे, इज इक्वल टू माइनस के, और t क्या हो जाएगा 0 सेकेंड प्लस c, तो क्या ये पूरा 0 हो गया, हमारे पास क्या बच गया ln a0, और ये पूरा क्या आ जाए इज इक्वल टू c, ये यानी कि c की जगह पे हम ln a0 रख सकते हैं, c की जगह पे हम ln a0 रख सकते हैं, और इसकी जगह पे अगर ln a0 रखा तो क्या हो जाएगा ln at इज इक्वल टू, ये ln at इज इक्वल टू माइनस kt प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा ln a0 आ जाएगा। आई बात समझ में, तो कहने का मतलब है ये इंटरसेप्ट जो हमने चेंज करा वो ln a0 से चेंज करा, और यहां पर हम इसमें क्या रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं हम ln a0, इस तरह से ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना है यहां से, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ये यहां पर करना पड़ेगा, यानी कि माइनस के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ln at, है ना, ln at अपॉन, या फिर ln at इस तरह से जो है माइनस के टी, इसको इधर कर दिया, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस ln a0, ठीक। अब इस माइनस साइन को उधर ले चले तो के टी इज इक्वल टू, ये माइनस में चल जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा a0, यानी कि ln a0 किस में आ जाएगा बच्चों, प्लस में, माइनस ln at क्या चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, इस तरह से। तो अब इसको हम ln, इस तरह से इसको, ये लॉगरिथम को हम क्या कर सकते हैं, माइनस में तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू ln, यहां पर कांस्टेंट ले लिया, और ये बच गया ऊपर a0 और नीचे at, इस तरह से लॉग में करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी कि k निकालना है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t ln, ये t नीचे गया, 1/t ln a0 अपॉन at, ये हो गया। अच्छा, ln को अगर हम log बेस 10 से हटाएं तो k इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसे log बेस 10 से हटाएं तो ये हो जाता है 2.303 अपॉन 1/t, तो t रहेगा, और ये log बेस 10 और a0 अपॉन at, ये फॉर्मूला हमारे पास रेट कांस्टेंट का आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर, ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है निकल के, बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन at। अब a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो शुरू में कंसंट्रेशन, और at क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन, ये हमने जीरो ऑर्डर में भी देख लिया था। तो ये आ गया हमारे पास इसका रेट कांस्टेंट की पूरी वैल्यू। अब हम इसके हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इतना छाप लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हम टॉपिक डाल रहे हैं हाफ लाइफ, आधी जिंदगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस निकल के आते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अभी हमने जो है बात करी थी जीरो ऑर्डर में भी कि हाफ लाइफ क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की, ऐसा टाइम पीरियड जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाए, यानी कि द टाइम पीरियड, हमने अभी वहां पर पढ़ा था, द टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शंस in which final concentration becomes half of initial concentration, in which remaining concentration या फिर remaining concentration बोल सकते हैं, remaining concentration in which remaining concentrations यानी कि at, remaining concentration यानी कि at becomes half of initial concentration,
और इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वह टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहेंगे, वह टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहेंगे जहां पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाए बच्चों, हाफ हो जाए। तो ये चीज है। अब हम जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अभी हमने देखा था 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन बचा हुआ कंसंट्रेशन। यह हमने अच्छे से पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, ध्यान सुनना। अभी अगर मैं रख रहा हूं t इज इक्वल टू टी हाफ रख रहा हूं, क्या यहां t इसको इधर रख देते हैं, k इसको नीचे लेके चलते हैं, t इधर आ गया, t इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 यहां पर रहेगा, नीचे ये k आ जाएगा, ठीक है। लॉग यहां पर ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब a नॉट तो ऊपर a नॉट ही है, पर at की जगह पे क्या रख दिया, at की जगह पे a नॉट बाय 2, तो a नॉट बाय 2 का मतलब है ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। a नॉट से a नॉट कैंसिल हुआ तो log 2 रह गया, यानी कि t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता है बच्चों 0.3, 1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो t हाफ की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास क्या 0.693 अपॉन k। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर डबल ट्रिपल स्टार लगा दो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है यहां पर, ठीक है ना। अब क्या हम यहां पर देख रहे हैं कि हाफ लाइफ यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है जिस तरह से जीरो ऑर्डर की कर रही थी। तो हम अगर इसके लिए ग्राफ बनाएं, ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो इसके लिए क्या चल जाएगा, हम बात करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या चल जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, ठीक, ए नॉट, और यहां पर हाफ लाइफ क्या है, टी हाफ, इस कोऑर्डिनेट में। अब क्या चल जाएगा, क्या इस पे टी हाफ जो है कहीं यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्राफ क्या चल जाएगा बच्चों, इसका कांस्टेंट ग्राफ चल जाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से सारी चीजें। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर भी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर भी हो गया, सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। अब तीसरा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड पोर्शन है बच्चों, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सूडो का मतलब सारे बच्चे समझते हैं, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि सही नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, गलत है ना। फर्स्ट ऑर्डर तो हम समझते ही हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यानी कि जो गलत फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल सी हम इस तरह से समझ सकते हैं, गलत फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, उसी को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। लेकिन डिफाइन इसको इस तरह से नहीं करना है। डिफाइन किस तरह से करना है, ध्यान सुनना। डिफाइन करना है इसको इस तरह से कि ऐसी रिएक्शंस जिसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑर्डर हमेशा वन ही होगा, तो उसी को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यानी कि रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस in which order always है ना, in which order, या फिर ऐसे कर लेते हैं in which molecularity may be one or more than one, but order of reactions always one, ये चीज, ठीक है, always one, इस तरह से। आई बात समझ में? तो मतलब ऑर्डर जो है उसका एक ही रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक से ज्यादा हो सकती है। या फिर दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, द रिएक्शंस जिसका एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की तरह नहीं है, लेकिन वो बिहेव करती है किसी कंडीशंस में फर्स्ट ऑर्डर की तरह। द रिएक्शंस बिहेव अंडर कंडीशंस सच एज फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि द रिएक्शंस in which
in which order behave as order of reactions या फिर the reaction in which order behave as first order, ठीक, but order behave as a first order under certain condition, but actually not first order, not first order. अभी समझते हैं इसको कैसे, नॉट फर्स्ट ऑर्डर, कि ऐसे रिएक्शंस जिसका ऑर्डर किसी कंडीशंस में फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है लेकिन एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, या फिर सिंपल सा ऊपर वाला कि ऐसे रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी एक या एक से ज्यादा हो लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, हमेशा एक ही होगा, वही हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। एग्जांपल समझ लेते हैं इसके। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में पानी डाल दिया है ना, तो अगर मैं एस्टर में पानी डाल रहा हूं तो हमारे पास क्या एस्टर होता है बेटा, इस तरह से RCOOR, इस तरह से एस्टर होता है। इसमें मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिया, H2O डाल दिया, ठीक है, इस तरह से H2O डाल दिया, और क्या होता है यहां से जो है डिसोसिएट होके इसका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल, RCOOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROH अल्कोहल बन जाएगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से हमारे पास बन गया, ठीक। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शंस के, और क्या हो जाएगा, H2O तो हमारे पास लार्ज अमाउंट में, इसको हम रेट लॉ इक्वेशंस में नहीं लिखते हैं, ये हमने जो है जब रेट लॉ इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे, लॉ ऑफ मास के बारे में बात कर रहे थे, तभी हमने समझ लिया था कि वाटर को कभी रेट लॉ में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एस्टर आ जाएगा RCOOR और इसकी पावर 1। तो कहने का मतलब है इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी तो क्या है, एक से ज्यादा, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, मॉलिक्यूलरिटी तो एक से ज्यादा होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स भी है और एस्टर मॉलिक्यूल्स भी, तो मॉलिक्यूलरिटी तो जैसे 2 हो गई, लेकिन ऑर्डर हमें इसका हम केवल इसी से देख रहे हैं, वाटर से ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया 1। तो इस रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो यहां पर इस रिएक्शंस की ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया बच्चों, 1, ठीक। ऐसे हमारे पास दूसरा भी हाइड्रोलिसिस कंडीशंस आती हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, दूसरा आ गया हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, और केन शुगर का जो फॉर्मूला शुगर केन का, सुक्रोज C12H22O11, इस तरह से। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो ध्यान सुनना बच्चों, यानी C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं इसमें, तो क्या बनता है, इसका ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और प्लस फ्रक्टोज बनेगा C6H12O6, है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर भी अगर इस रिएक्शंस की मैं रेट लिखूं तो रेट इज इक्वल टू K, और कंसंट्रेशन केवल इसका लिया जाएगा, यानी कि सुक्रोज का लिया जाएगा, पानी तो लेंगे नहीं हम। तो वाटर वाली रिएक्शंस यानी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शंस में सारा का सारा यहां पर हम इस वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लेते, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में होता है और हम इसको रेट लॉ में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शंस वाले जो लेक्चर हमने पढ़ा उसमें देख लिया था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C12H22O11, यहां पर ये चीज हो जाएगा, इसकी पावर 1, है ना, यहां पर पावर 1, तो यहां पर पावर 1 आ गया। तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी एक से ज्यादा है, यानी 2 मॉलिक्यूलरिटी, वाटर का मॉलिक्यूल्स और यहां पर सुक्रोज का मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, यानी एक से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है, यहां पर 1 है। तो हम यहां पर भी बात कर लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 1। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं अपने पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लिया है, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लिया है, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लिया है, और ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। कहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं, और रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ग्राफ पूछता है जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, ये सारे ग्राफ पूछता है, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर में। डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में तो यहीं से क्वेश्चंस आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर में, है ना, कि इस तरह से डिफाइन करिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है। तो सिंपल इस तरह से डिफाइन करना है। सारे बच्चों को समझ में आया ना, तो इसको छाप लीजिए बच्चों। आगे हम इसके बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे विदाउट लॉक कैसे इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो पहले इतना छाप लीजिए।